सामने व्यूअर्स, होप सो यू विल बी फाइन। और जुलियाना उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Alright, so we have started conversation classes, we have done tenses, we have done vocabulary session, and some viewers requested me to make video on essay writing. ऐसे राइटिंग एक ऐसा पेपर है जो CSS के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, दे कंसीडर दैट इट्स अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट? बिकॉज आपको जो है 3 घंटे एक ही टॉपिक पर लिखना होता है एंड इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर कैंडिडेट्स टू राइट कंटिन्यूसली ऑन वन टॉपिक। आपको 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं एंड यू हैव टू चूज वन, ठीक है। और फिर आपको उस एक ऐसे पर आपको 2500 से 3000 के अल्फाज पर मुश्तमिल यू हैव टू राइट एन ऐसे, और वो एक ऐसे 100 मार्क्स का होता है। इट हैज बीन विटनेस्ड दैट मोस्टली कैंडिडेट्स फेल इन ऐसे पेपर. So in this video I will explain you that which rules you have to follow while writing an essay, and if you follow these rules, I hope so you will not be failed. So let's discuss about these rules which I have found out for you for writing an essay. तो essay के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि आपको जो है 10 टॉपिक्स आर गिवन। कितने टॉपिक्स होते हैं? 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं और आपको कोई भी एक उसमें से किसी टॉपिक को चूज करना है। अब अगर चूज करते वक्त आपको जो है एक डिसीजन लेना होता है, तो आपको तकरीबन जो है आधा घंटा सर्व करने की ज़रूरत है। You will spend almost half hour to choose your topic, क्योंकि आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला होता है कि आप कौन सा टॉपिक चूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कि बहुत सारे टॉपिक्स दिए हों। मैं आज के दिन तो ये रूल्स डिस्कस करूँगी बिकॉज जो है time is very short and due to note shedding I can't continue this video with examples, so that is why I will discuss only rules. तो आपको हम फिर आ जाते हैं, तो जहाँ टॉपिक की तरफ आना होता है, आपको एक ऐसा टॉपिक चूज करना है जहाँ आपके पास आइडियाज़ हों, आपके पास नॉलेज हो, आपके पास उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हों और आपको उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल हो। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो फिर मैं आपको ये कहती हूँ कि आप वो पेपर नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर आप जो है कोई टॉपिक चूज कर लेते हैं और बीच में जो है 1-2 पेजेस लिखने के बाद आपकी नॉलेज आपकी नॉलेज जो है कम पड़ जाती है। आप कैसे कंटिन्यू करेंगे? आप कैसे 2500 से 3000 वर्ड्स तक लिखेंगे? तो आपके लिए ये क्वाइट मुश्किल हो जाएगा और आप जो है वहाँ पर मायूसी का शिकार हो जाएंगे। और ऐसे में क्या होता है कि कैंडिडेट्स ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं जिसकी जो है कोई जर्नी होती है, आपको वहाँ पर डिस्कशन करनी होती है, आपको अपना तज्जिया पेश करना होता है, आपको एग्जामिनर को कन्विंस करना होता है। अगर आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो आपको एग्जामिनर उस पेपर में आपको क्वालिफाई नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे की टॉपिक में जहां आपको ये बताया जाता है कि आपको 3000 वर्ड तक लिखना है, इसके साथ साथ आपको ये भी कहा जाता है कि आपको आउटलाइन बनानी है। अगर आप आउटलाइन नहीं बनाते हैं ऐसे की तो फिर आपके जो है वो मार्क्स कट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको आउटलाइन बनानी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस आउटलाइन को डिस्कस करूं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव वेरी शॉर्ट स्पेस ऑन द बोर्ड, but let's discuss here impacts of social media
on social relations. Impacts of social media on social relations. आप इसमें क्या करेंगे? Impacts of social media on social relation. ठीक है, आपको ये कहा जाता है कि आपको जो है सोशल मीडिया के असरात लिखने हैं माशरती ताल्लुकात पर, कि हमारे माशरे में रहने वाले लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। तो आप कैसे इसकी आउटलाइन बनाएंगे? आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पेश करेंगे। इंट्रोडक्शन शुड बी स्ट्रॉन्ग। आपका इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट, जैसे कि एक मैट्रिक का स्टूडेंट जो है सबसे पहले वो डेफिनेशन लिखना शुरू कर देगा कि सोशल का मतलब ये है, मीडिया का मतलब ये है। नो, CSS essay is quite different than intermediate essay. Okay? उसमें जो है आपको कन्विंस करना है, तो आप एक ऐसा इंट्रोडक्शन उठाएंगे जो है बहुत एक मजबूत किस्म का हो। मिसाल के तौर पर जो है, अगर मैं एजुकेशन पर लिखना चाह रही हूँ ऐसे, तो मैं अगर इस तरह शुरू करें कि नेपोलियन बोनापार्ट ये कहता है कि गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू अ गुड नेशन, तो ये एक बेस बन जाती है कि मैंने एक बहुत ही वेल नोन बंदे का एक कोट लिखकर अपना ऐसे स्टार्ट किया। एग्जामिनर को वहीं से पता चल जाएगा कि आई हैव इनफ नॉलेज ऑन दिस टॉपिक। ऑलराइट, तो फिर इसके बाद जो है आप बताएंगे, आप एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन को डिस्कस करेंगे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन नहीं बयान करनी है कि एजुकेशन का मतलब क्या है, लेकिन आपको एजुकेशन को डिस्कस करना है। बिकॉज जो ऐसे का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब ही होता है डिस्कस करना या फिर वजाहत करना, सॉरी नॉट वजाहत करना, बल्कि उस पर आर्ग्यू करना, दलाइल देना। ऑलराइट, सबसे पहले तो आपको एक अच्छी सी एक आउटलाइन देनी है। तो आउटलाइन देते वक्त आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा। मैं यहाँ आउटलाइन कर देती हूँ, फिर मिटा दूंगी। आउटलाइन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन। फिर आप जो भी टॉपिक लिख रहे हैं, आपको उस ऐसे की पहले बॉडी बनानी पड़ती है। आपने इसका तारुफ दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर आपने जो टॉपिक है आपने उसके कॉजेज दे दिए। यानी कि अगर हमारे मुआशरे में अगर ऐसी चीज हो रही है, एजुकेशन कामयाब नहीं हो रही है, लोग एजुकेटेड नहीं है, तो उसकी वजूहात क्या है, तो हमें सेकंड पॉइंट जो है कॉजेज पर जाना है। वो तमाम कॉजेज हम वो डिटेल से लिखेंगे। ठीक है, फिर द थर्ड हेडिंग कैन बी रिजल्ट्स। इसके रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं, उस चीज के नताइज क्या सामने आ रहे हैं। फिर जो है चौथी चीज मैं क्या लिखूंगी, फिर जो है करंट सिचुएशन को मैं डिस्कस करूंगी। और अगर ऐसा है कि जिसमें बाहर के तरक्की याफ्ता मुल्कों के एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस करना है, तो थोड़ा बहुत हवाला मैं उनका भी दे दूंगी कि उन्होंने कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, रिफॉर्म किया। ऑलराइट, तो मैं ये मिसालें दूंगी। फिर पांचवी बात मैं कंक्लूजन की तरफ लेकर जाऊंगी। लास्ट मेरा क्या होगा? कंक्लूजन होगा, यानी कि लुब्बे लुबाब हासिल कलाम क्या है, मुझे इस पूरी बहस से हासिल क्या हुआ, और आपको इस तरह अपने पूरे जो टॉपिक को है लिखकर एग्जामिनर को उस 3 घंटे के अंदर आपको कन्विंस करना है। तो ये हो गई आपकी आउटलाइन। मैं मिटा रही हूँ ये आउटलाइन, अगर आपको देखना है यू कैन पॉज योर वीडियो एंड यू कैन वॉच। ठीक है, आपको आउटलाइन मैंने समझा दी, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि आप किसी जो है वेल नोन बंदे का कोट लेकर जो है शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जो है इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार के बारे में लिखना है, तो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर द मैन हैज़ 7 एजेस ऑफ हिज लाइफ। इंसान की ज़िंदगी के 7 अदवार होते हैं। तो आप इस तरह की कोटेशन से आप अपने ऐसे को स्टार्ट ले सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह होना चाहिए ताकि शुरू में ही एग्जामिनर कन्विंस हो जाए, एग्जामिनर को लगे कि वाकई दैट पर्सन हैज नॉलेज। तो
हमें ये कहना चाहिए कि हमें इन दो चीज़ों को अटैम्प्ट करते वक्त हमें अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? अपने जहन को मजबूत करना होगा और वो हेडिंग्स ढूंढनी होंगी कि जो है हमें जो अपने ऐसे के सपोर्ट में कहना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कशन। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि आपको CSS के ऐसे में डेफिनेशन बच्चों की तरह नहीं देनी होती है, ना ही आपको हेडिंग्स लगानी होती हैं। ठीक है, आपको सिर्फ काम करना है। आप बच्चों की तरह हेडिंग्स नहीं लगाएंगे, आप बच्चों की तरह उसको डिफाइन नहीं करेंगे एक एक वर्ड के। जैसे कि अगर मुझे जो है डेमोक्रेसी को डिस्कस करना हो तो मैं ये कहूँ कि डेमो का मतलब ये है और जो है क्रोएशिया का मतलब ये है। ये पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन है कि हम वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर बयान करते हैं कि दिस वर्ड हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एंड द डेमो मीन्स दैट, एंड और जो है डेमो अलग है, क्रोएशिया अलग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एनालाइज करना है, आपको तज्जियाती अपना नुक्ता नज़र पेश करना है। ऑलराइट, द फोर्थ पार्ट इज कि सिंपल लैंग्वेज हो। आपको लैंग्वेज को देखें, आप CSS का एग्जाम देकर आपको क्या बनना है? यू हैव टू बी सिविल सर्वेंट, यू हैव टू बी ब्यूरोक्रेट। आप यहाँ पर उन्हें जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए, उनको कोई कॉलम में जो है एक कॉलम लिखने वाला बंदा नहीं चाहिए, उनको एक राइटर नहीं चाहिए जो एक मुश्किल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। जैसे अखबारात में होती है, दे यूज़ वेरी हार्ड इंग्लिश। एज आई हैव डन माई vocabulary session and you have read those vocabulary which we don't know in our common life. ओके, तो आपको वैसी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, वो टफ वाली। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज अपनानी है जो कि एक आम बंदे को समझ में आ सके। अच्छा, ऐसा क्यों है? आप सोचते होंगे कि हमने तो सुना है कि अगर आप हार्ड इंग्लिश लिखेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपका जो है आपकी राइटिंग स्किल में इजाफा होगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर चेक करने वाला है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि हमारे जो है वर्ड्स बैठ के वो डिक्शनरी में बैठ के तलाश करें। उसे अपना और दूसरी बात ये है कि उन्हें, मैंने क्या कहा, ब्यूरोक्रेट चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए जो कि ऑर्डर्स पास करता है और वो उसके ऑर्डर्स ऐसी लैंग्वेज में हो जो बहुत लूसिड हो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूसिड? लूसिड मीन सिंपल लैंग्वेज। वो जो ब्यूरोक्रेट जो होता है, जैसे कमिश्नर है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से बादशाह कंसीडर किया जाता है। तो वो जो ऑर्डर पास करेगा, अगर वो मुश्किल लैंग्वेज में करता है तो एक लेमैन बंदा, जो बहुत एक सादा जो इंसान है, जो मैट्रिकुलेट है, वो उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। तो उसका ऑर्डर उस लैंग्वेज में होना चाहिए जिसको एक बहुत ही एक सादा पर्सन भी अंडरस्टैंड कर सकता हो। आया आपको समझ में कि लैंग्वेज शुड बी सिंपल। अच्छा, जो मैं आपको करवाती रहती हूँ कि आपको ये ईडियम्स यूज़ करने चाहिए, ये करने चाहिए, वो आपके कंपोजिशन के सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। लेकिन आप ऐसे राइटिंग में आप ईडियम ज़रूर यूज़ करेंगे जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज इतनी भी उन मुहावरों पर मबनी ना हो कि वो एग्जामिनर बेचारे के जो है सर से ही गुजर जाएं। जैसे कि अगर आपको जो है प्रॉपर्ली अगर इनका यूज़ आता है, जैसे कि एक वर्ड है लुक फॉर और एक वर्ड है लुक आफ्टर। सी, इन बोथ वर्ड लुक हैज बीन यूज्ड और फॉर भी प्रीपोजिशन है और आफ्टर भी प्रीपोजिशन है। अब आपको ये समझना है कि लुक फॉर का मतलब क्या है और लुक आफ्टर क्या है। मतलब अगर आप उनके सही मीनिंग्स आते हैं तब तो आप ज़रूर यूज़ करें, लेकिन अगर आपको नहीं कंफर्म है तो आप नहीं यूज़ करेंगे। जैसे कि अच्छी तरह आप लोग जानते हैं कि लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना और लुक आफ्टर का मतलब होता है निगहदाश्त करना, जो है ख्याल रखना, संभालना। तो आपको यहाँ पर अगर आप नहीं इनका अगर आप प्रॉपर मतलब अगर नहीं जानते हैं तो यू शुड नॉट यूज दिस लैंग्वेज, बिकॉज वो वही करे जो वाकई उसका सही इस्तेमाल जानता है।
Sixth thing which is very important in essay writing, it is facts and figures. जैसे कि आप किसी भी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एजुकेशन को ले लिया, अगर हम जो है एजुकेशन के टॉपिक को लिख रहे हैं और उस वक्त हम ये कहते हैं कि जो है पाकिस्तान में इतनी % फीमेल्स आज भी तालीम की नेमत से महरूम हैं, दे आर डिप्राइव फ्रॉम दी वेल्थ ऑफ एजुकेशन और वेल्थ ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमारे यहाँ औरतों की तालीम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अब उसमें मैं परसेंटेज बयान कर रही हूँ कि दही इलाकों में इतनी लड़कियाँ जो हैं वो एजुकेशन से महरूम हैं। अब वो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में कहीं ऐसे ही उठा के नहीं लिखूंगी। अगर मुझे बिल्कुल सही तरह से वो फैक्ट्स एंड फिगर्स मालूम हैं और मेरे पास उनके रेफरेंसेस मौजूद हैं, देन आई कैन ओनली राइट दोज रेफरेंसेस, अदरवाइज आई विल नॉट राइट दैट फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको किसी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स जो होती हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, एक जो है एक ऑथेंटिक चीज़ है, ऐसे सर्वेस को आपको लेना होगा जो कि बहुत पॉपुलर हैं, जिनका वाकई जिनका सर्च रिजल्ट माना जाता है, जिनकी रिसर्च को एक ख़ास अहमियत हासिल है। आप सिर्फ उनके दिए गए फैक्ट्स एंड फिगर्स को बयान करेंगे एंड विद रेफरेंस। विदाउट रेफरेंस यू विल नॉट टॉक अबाउट दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स। इससे बेहतर है कि आप वो फैक्ट्स एंड फिगर्स दें ही ना, आप सिर्फ सिंपल, रैशनल और जो है ग्राउंड्स पर मबनी बात करें। अगर आपको सही तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है तो भले आप दें, आप क्योंकि रेफरेंस के साथ दे रहे हैं, और अगर वो एग्जामिनर जो है वो उस रेफरेंस को चेक करना चाहेगा, ही कैन चेक बिकॉज यू आर वैलिड इन योर नॉलेज। ऑलराइट, सो इट वाज फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात हो गई। 7 जो चीज़ है वो है कंट्रोल योर नर्व। ऐसे राइटिंग में अब जैसे कि 10 टॉपिक दिए जाते हैं, जब हम वो 10 टॉपिक को देते हैं, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम होता है, लोग समझते हैं कि ज़िंदगी और मौत का मसला है, और आपको पता है कि 3 ही अटैम्प्ट्स होते हैं उसको। ऐसे को चूज़ करते वक्त जो है उनके जो है वो आसाब पर कंट्रोल नहीं रहता, दे कांट कंट्रोल ऑन देयर नर्व्स। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट को अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखना चाहिए, बिकॉज ही हैज़ टू टेक डिसीशंस। तो उसका वो डिसिसिव जो अथॉरिटी है उसको देखी जाती है कि वो कौन से टॉपिक को चूज़ करता है। ठीक है, तो अगर आपके वहीं पर हाथ पैर फूलना शुरू हो जाएंगे, दिल की धड़कन जो है उसकी तेज़ होना शुरू हो जाएगी, और वो भागते भागते जो है लास्ट मोमेंट में ऐसे कि एग्ज़ाम में पहुंचेगा और जल्दी से कोई भी टॉपिक जो है शुरू कर देगा, लेकिन तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स he will not able to control his nerves, वो बौखलाहट का शिकार हो जाएगा और यकीनन उसका वो ऐसी का पेपर उसे मिस हो जाएगा। तो पहला ही जो स्टेप था, और आपको पता है पहला पेपर भी ऐसे का ही होता है, आप यानी पहली सीढ़ी पर ही गिर गए। तो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ CSS। ठीक है, नंबर 8 पर जो रूल आता है, आप ऐसे राइटिंग जब करते हैं तो आप कभी भी आई और वी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई और वी के इस्तेमाल से ऐसा लगता है जैसे वो अपनी पर्सनल बात कहना चाह रहा है। आपको क्या करना है, एक ब्यूरोक्रेट के बारे में ये समझा जाता है कि ही ऑलवेज वर्क फॉर दी पब्लिक इंटरेस्ट, वो हमेशा पब्लिक के मफाद के लिए काम करता है, तो उसको रैशनल होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो जो भी बात करेगा वो जो है एक जनरल बात करेगा, वो आई और वी के अल्फाज से हम कह सकते हैं कि वो बायस हो जाएगा, वो अपना कोई भी पर्सनल व्यू नहीं पेश करेगा, बल्कि वो जर्नली बात करेगा। ठीक है, तो आपको आई और वी का इस्तेमाल नहीं करना है ऐसे राइटिंग में। एक और भी बात आपको बताती चलूं कि जिस तरह ऐसे राइटिंग में आई और वी, सॉरी मैंने अब वो लिखा है तो ये गलत है, आई और वी, इसी तरह ऐसे राइटिंग में जिस तरह आपको आई और वी का ख्याल रखा जाता है, अगर आप रिसर्च पेपर कोई लिख रहे हैं, एज आई एम द स्टूडेंट ऑफ
आई एम रिसर्च स्टूडेंट एंड आई एम अ PhD स्कॉलर। तो जितने भी आपको रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं तो उसमें आप कभी भी आई और वी इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने किसी रिसर्च पेपर में। उस रिसर्च पेपर को सही नहीं माना जाता है जिसमें आपको आई और वी का जिक्र करें। आपको फ़ौरन जो है करेक्शन के लिए कॉल किया जाता है कि अपने इसको करेक्ट करके आप हमें दें। ऑलराइट, तो आई और वी का इस्तेमाल आप ऐसे राइटिंग में नहीं करेंगे। जी, नंबर 8 रूल किया। लेट्स कम टू नंबर 9th रूल, डोंट नीड टू क्रिटिसाइज एनी पर्सनालिटी। भाई आप अपने ऐसे में हो सकता है मिलिट्री पर बात हो रही हो कि जो है मिलिट्री का इंटरफेयर करना पाकिस्तान के मफाद के लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है। ठीक है, आपके ऐसे का ये थीम है। आप जो है वहाँ पर जी ज़ियाउल हक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप वहाँ भुट्टो के सिविल मार्शल लॉ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और आप जो है उसमें मुशर्रफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप अच्छा, एक ये तो हो गया मिलिट्री के हवाले से। अब आपको जो है जमहूरियत के बारे में जिक्र करना है, डेमोक्रेसी के बारे में। आप भाई क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बेनज़ीर ने वैसा किया, नवाज शरीफ ने ऐसा किया, इमरान खान को ऐसा नहीं कर। आपको पर्सनालिटी पर तो क्रिटिसाइज करना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपनी बात कन्वे करनी है। यू हैव टू कन्वे योर ओपिनियन। आपसे वो ओपिनियन मांग रहा है, आप कोई जो है क्रिटिज्म बॉक्स नहीं है कि आप जो है लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए फिरें। आपको सिर्फ अपनी राय पेश करनी है, लाइक अ ब्यूरोक्रेट। ठीक है। नंबर 10, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल मेरी नज़र में कि आपको ऐसे राइटिंग के पेपर में, या चाहे वो पाकिस्तान अफेयर का पेपर हो, या चाहे फिर वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो, या चाहे कोई भी पेपर हो, आप आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। नज़रिया पाकिस्तान क्या है? नज़रिया पाकिस्तान कि पाकिस्तान जो है किन उसूलों पर बेस करके बना था। ठीक है, पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी क्या थी, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या थी, नज़रिया क्या था। आइडियोलॉजी का मतलब है कि हमें एक ऐसा कंट्री हासिल करना था जिसमें मुस्लिम्स कैन स्पेंड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू दी टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। जब आप इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जहां आप जिस रियासत में ज़िंदगी गुजार सकें, आपको एक ऐसी स्टेट हासिल करनी थी। तो बहुत सारे लोग, मोस्ट पीपल आर्ग्यू दैट पाकिस्तान शुड नॉट बी ऑप्टेन्ड, पाकिस्तान शुड नॉट बी गेन्ड। ठीक है, पाकिस्तान हमें नहीं हासिल करना चाहिए था, हमें इंडिया के साथ रहना चाहिए था। आपको ऐसी कोई बात नहीं लिखनी है, क्योंकि सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, बट नो वन कैन बियर टू से एनीथिंग अगेंस्ट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आप गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन आप इस स्टेट पर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान का वजूद नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का वजूद क्यों है, ये गलत है। हम अपनी स्टेट के खिलाफ कभी नहीं कुछ नहीं लिख सकते हैं। हम अपने नज़रिया पाकिस्तान के बारे में कभी कुछ नहीं लिख सकते हैं। दिस इज, यू कैन से इट्स बैन। ठीक है, तो ये ममनू है, प्रोहिबिटेड है। आपको इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है, इसके बाद ही आप एक सही ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। और आपको जो है अपने आर्ग्यूमेंट से लोगों को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो चेक करने वाला होता है आपको उससे कन्विंस करना है। हाउ विल यू इंक्लाइन हिम अकॉर्डिंग टू योर जो है ऐसे डिस्कशन। ठीक है, आप कैसे उसको माइल करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी मजबूत हो। तो ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब आप जो है आपके पास सही नॉलेज, सही आइडियाज़ मौजूद हों। ऑलराइट, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपके साथ जो है कुछ एसेस डिस्कस करूंगी, बट इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज द लेक्चर हैज़ बिकम टू लॉन्ग। I have explained you the rules of essay writing. I hope so you understood these rules, and inshallah when you will appear in exam you will follow this rule, and I hope so that you will be successful
in your exam and you will become CSP officer. So best wishes from Juliana Osman. So don't forget to subscribe my channel and watch my videos fully and learn these rules and do practice. और आपको रोज़ाना जो है एक हफ्ते में आपको एक ऐसे ज़रूर लिखना है आइडियाज़ को कलेक्ट करके, ओके। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे राइटिंग का पेपर बहुत टफ होता है। तब तक के लिए जुलियाना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।